विद्यार्थियों नमस्कार। हम महाराणा सांगा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने महाराणा सांगा के बारे में, मालवा और मेवाड़ के संबंध के बारे में, गुजरात मेवाड़ के संबंध के बारे में और दिल्ली सल्तनत काल में सल्तनतकालीन दिल्ली और मेवाड़ के संबंधों के बारे में चर्चा की थी। आज हम मुगलकालीन दिल्ली, मुगलकालीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक यहाँ पर जो बाबर था, बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो उस समय दिल्ली और जो मेवाड़ है इसके संबंध क्या रहे, तो हम महाराणा सांगा के बारे में अध्ययन करें। इससे पहले एक बात बता दूं कि आप ये जो वीडियो चल रहा है इसको पूरा देखो तो पूरा का पूरा समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब शुरू करते हैं महाराणा सांगा और जो हमारे है दिल्ली के संबंध के बारे में। तो उससे पहले देखो, हमको थोड़ा सा बाबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसके बारे में? बाबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। ये हमारा राजस्थान है। अब देखो, बाबर जो था वो बाबर फरगना का शासक बनता है। कहाँ का? फरगना का। फरगना जो कि हम देखते हैं राजस्थान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो ऊपर उज्बेकिस्तान है। तो वहां पे देखो एक कुत्तों की आवाज आ रही है, इसको बिल्कुल इग्नोर कर देना है। क्या करना है? इग्नोर। तो फरगना का शासक बनता है बाबर। अब फरगना में उसका शासन स्थायी रूप से नहीं रह पाता है, तो वो दक्षिण की तरफ आता है। दक्षिण की तरफ यानी कि भारत, उस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कुछ क्षेत्र सम्मिलित थे, तो दक्षिण भारत की तरफ आता है। कहने का मतलब अपना शासन स्थायी रूप से जमाने के लिए। जो बाबर का जन्म हुआ था, थोड़ा सा वो याद रखना है, 1483 ईस्वी को। कब? 1483 ईस्वी को। और जो महाराणा सांगा का जन्म हुआ था वो हुआ था 1482 ईस्वी को। तो इस तरह से हम देखें तो महाराणा सांगा से बाबर 1 वर्ष छोटा था। ठीक है। अब जो बाबर के जो पिता थे, उमर शेख मिर्जा। कौन? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। इनके बाद में बाबर बना, लेकिन वहां पर उसका शासन स्थायी नहीं हुआ। इसकी माता थी कुतलुग निगार खानम। ठीक है। अब देखो, पिता की तरफ से तैमूर वंश का था। कौन से वंश का? तैमूर वंश का। और माता की तरफ से चंगेज खां के वंश का था। चंगेज खां के वंश का। चंगेज खां के वंश का। ठीक है। तो चंगेज खां की तरफ से 14वें वंश का था। कौन से? 14वें वंश में था। और तैमूर की तरफ से 5वें वंश में था। और जो चंगेज खां था, ये मंगोल में, देखो मंगोल में हान वंश से संबंधित था। कौन से? हान वंश से संबंधित, जो हम चीन के इतिहास में पढ़ते हैं हान वंश के बारे में। तो इस हान वंश ने क्या किया था कि बाद के समय में मुस्लिम धर्म अपना लिया था। तो उस तरह से हम देखें तो जो बाबर था, कौन? बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये जो बाबर था ये मुसलमान था। क्या था? मुसलमान। तो अब हम आगे देखते हैं। अब ये जब सांगा मेवाड़ में शासन कर रहा था, कहाँ पे? सांगा। तब बाबर कहाँ पर शासन कर रहा था? तो पाकिस्तान के आगे अफगानिस्तान, काबुल में शासन कर रहा था। कहाँ कर रहा था? काबुल में, अफगानिस्तान में था। अब देखो क्या स्थितियां बनती है कि ये दिल्ली में कैसे आ गया। तो समय था 1526 ईस्वी का। कब का? 1500। ये दिल्ली यहां पर है। 1526 ईस्वी में इसने इब्राहिम लोदी को, जिसको सांगा ने भी हराया था, उसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में दिल्ली और जो हम कहते हैं मेवाड़, इनके बीच में पहले भी संघर्ष होता था और बाबर के समय में भी संघर्ष हुआ। तो इस संघर्ष के कुछ कारण है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे इसमें वो है सांगा पर वचन भंग का आरोप। वचन भंग का आरोप। बाबर ने स्वयं ने एक पुस्तक लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी। बाबर दिल्ली का शासक है। बाबर ने आत्मकथा लिखी। क्या लिखी? आत्मकथा, जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। इस तुजुक के बाबरी में सांगा पर वचन भंग का आरोप लगाता है बाबर। किस प्रकार से? तो बाबर कहता है तुजुक के बाबरी में कि इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का शासक था, उसको हराने के लिए, युद्ध में परास्त करने के लिए सांगा ने मुझे निमंत्रण दिया जब मैं काबुल में था। कहाँ था? काबुल में। और उसने कहा कि तुम इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करो और मैं आगरा की तरफ से आक्रमण करूंगा। किस तरफ से? आगरा की तरफ से आक्रमण करूंगा, ऐसा वादा किया था। लेकिन जब मैंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तब तक सांगा की तरफ से कोई हिलने का नाम नहीं था।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सांगा क्यों बुलाएगा बाबर को। यहाँ पर गोपीनाथ शर्मा जो राजस्थान के इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने इस बात का तर्क देते हुए खंडन किया है कि जब सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार युद्धों में हरा दिया था, एक तो खातोली का युद्ध, एक बाडी का युद्ध, तो वो बाबर से क्यों मदद लेगा इस इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो ये तर्क संगत नहीं बैठता है। दूसरा जो कारण है वो है महत्वाकांक्षाओं का टकराव, महत्वाकांक्षाओं का टकराव। अब देखो, बाबर भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। जब उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया पानीपत के पहले युद्ध में, उसके बाद में वो रुका नहीं हुआ, चाहता था कि पूरा भारत ही मेरे अधीन आए, यानी कि मुगल साम्राज्य को फैलाना चाहता था, विस्तारवादी शासन करना चाहता था, विस्तारवादी शासक था। तो यहाँ पर दिक्कत क्या थी कि जो सांगा है ये भी उस समय का एक शक्तिशाली शासक था। इसके पास में बहुत बड़ी सेना थी, इसके पास में जो जितना बड़ा क्षेत्र था, ये लगभग 10 करोड़ की आय प्राप्त करता था, इतना बड़ा क्षेत्र था। तो सांगा को हराए बिना, सांगा को परास्त किए बिना पूरे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करना संभव नहीं था। तो दूसरा कारण ये माना जाता है। तीसरा कारण अपने को लिखना है परीक्षा में, राजपूत अफगान मैत्री। राजपूत और अफगानों की मैत्री, मित्रता हो गई राजपूतों और अफगानों के बीच में। किस प्रकार से हुई देखो, उस समय जो अफगान थे, यानी कि हम देखते हैं तो जो लोदी थे वो अफगानी थे। क्या थे? अफगानी थे। तो उस समय जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, तो जो अफगानी लोग थे वो बाबर से नाराज थे और वो बाबर को भारत से बाहर भेजना चाहते थे। तो यहाँ पर अफगानों का एक नेता जो है वो है हसन खां मेवाती। कौन? हसन खां मेवाती। ये अफगानों का नेता था। और इब्राहिम लोदी का जो भाई है महमूद लोदी। कौन? महमूद लोदी। इन्होंने देखा कि अब बाबर को भारत से बाहर निकालना है तो हमको किसी न किसी शासक की सहायता लेनी होगी, और उस समय जो इनकी सहायता कर सकता था वो एकमात्र सांगा था। कौन था? सांगा। तो इन्होंने क्या किया है, हसन खां मेवाती और महमूद लोदी चले गए सांगा के पास में और इनके बीच में मित्रता हो गई। ठीक है, ये भी तीसरा कारण। एक और कारण अपने को ध्यान रखना है कि सांगा द्वारा सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार। अब जिस समय बाबर और इब्राहिम लोदी पानीपत का युद्ध कर रहे थे, उस समय जो सांगा था वो सांगा इस दिल्ली सल्तनत के इधर वाले जो क्षेत्र है उन पर अधिकार कर रहा था। अब देखो, यहाँ रणथंभौर के पास में ही एक दुर्ग है जिसका नाम है खंडार दुर्ग। कौन सा? खंडार दुर्ग। सांगा ने क्या किया कि इस खंडार दुर्ग और इसके आसपास के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया। कितने? 200 गांवों पर अधिकार कर लिया, खंडार दुर्ग और उसके आसपास के 200 गांव पर। तो यहाँ पर जब वो इब्राहिम लोदी पानीपत का युद्ध जीत जाता है तो वो चाहता है कि जितना भी इब्राहिम लोदी का, यानी सल्तनत काल में जितना ही साम्राज्य फैला हुआ था उस पर हक मेरा है, यानी कि मैंने इब्राहिम लोदी को हराकर वो साम्राज्य सब प्राप्त कर लिया है। तो ये एक कारण बनता है सांगा द्वारा सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार करना। तो ये 3-4 कारण है, ये अपने को याद रखने हैं। अब देखो, दोनों के बीच में संघर्ष होता है, तो यहाँ पर इन कारणों के चलते दोनों क्या करते हैं, अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने में लग जाते हैं। अब देखो, बाबर क्या करता है कि बाबर भी अपनी स्थिति में सुधार करता है। अब जो सांगा है, सांगा भी अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए, अब देखो दोनों के बीच में युद्ध तो एक हो गया था कि युद्ध होना ही है। तो सांगा क्या करता है कि आसपास के अपने जो मित्र शासक है उनको बुलाता है, उनको न्योता देता है और इस प्रथा को कहते हैं पाती पर्वन। क्या कहते हैं? पाती पर्वन। अब देखो कौन है यहाँ, बीकानेर का कल्याणमल। कौन? कल्याणमल। अपने को जयपुर याद रखना है, जयपुर का कौन था? पृथ्वीराज। अब पृथ्वीराज सांगा का एक भाई भी था, उसको हम कहते पृथ्वीराज सिसोदिया, और ये था पृथ्वीराज कछवा। कौन था? पृथ्वीराज। अब यहाँ पर देखो, मारवाड़ का मालदेव, और यहाँ पाली में पाली का झाला अज्जा। कौन? अज्जा। अब यहाँ पर देखो सलूम्बर है, उदयपुर में ही, उदयपुर से थोड़ा सा नीचे अपने प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के पास में सलूम्बर। तो सलूम्बर का जो था वो रतन सिंह था। कौन था? रतन सिंह, सलूम्बर का। और यहाँ वागड़ का जो था वो था उदय सिंह। इतना याद रखना। एक यहाँ पर गागरोन का, यानी चंदेरी का कह सकते हैं हम, मेदिनी राय। कौन था? मेदिनी राय। इसकी सहायता की थी सांगा ने, तो मेदिनी राय भी आया था। और यहाँ पर ईडर का,
ईडर का हमको याद रख लेना राइमल, किताब में लिखा है बारमल, बारमल नहीं राइमल है, वो बारमल तो था उसको हटा दिया था, बाद में राइमल वहां का शासक बन गया था, तो राइमल याद रखना है। ये सब सांगा के नेतृत्व में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और सांगा और बाबर के बीच में जो पहला युद्ध है वो यहाँ होता है बयाना में। कहाँ पर? बयाना। तो बयाना में उस समय मेहंदी ख्वाजा का शासन था। किसका? मेहंदी ख्वाजा को यहाँ पर रखा हुआ था बाबर ने बयाना के दुर्ग में। किसको रखा हुआ था? मेहंदी ख्वाजा को। मेहंदी ख्वाजा, ख्वाजा। तो मेहंदी ख्वाजा को बयाना के दुर्ग में रखा हुआ था। अब क्या करता है कि सांगा इन सब सरदारों को लेकर के बयाना की तरफ जाता है और बयाना को चारों तरफ से घेर लेता है। उसके बाद में घेरने के बाद मेहंदी ख्वाजा यहाँ से भाग जाता है। तो बाबर क्या करता है, एक व्यक्ति को भेजता है यहाँ पर एक सेना लेकर के, जिसका नाम था मोहम्मद सुल्तान मिर्जा। किसको भेजता है? मोहम्मद सुल्तान मिर्जा को भेजता है सेना लेकर के बयाना की तरफ। यहाँ पर दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसको हम बयाना का युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये युद्ध हुआ था फरवरी में। कब हुआ था? फरवरी में, फरवरी 1527 ईस्वी को। ठीक है, तो फरवरी 1527 ईस्वी में युद्ध हुआ। अब देखो, जो राजस्थान के इतिहासकार है वो इसका निचोड़ निकालते हैं, तो वो बताते हैं कि यहाँ पर ना तो सांगा गया था ना ही बाबर आया था, दोनों की सेनाओं के मध्य में युद्ध हुआ था। तो इस सेना में जो बाबर की सेना है वो बुरी तरह हार जाती है। बुरी तरह हारने के बाद में वो सेना वापस दिल्ली की तरफ प्रस्थान करती है। अब वहां पर देखो, एक जो व्यक्ति था उसका नाम याद रखना है अपने, शाह मंसूर, शाह मंसूर किस्मती। किस्मती यह जाता है और प्रशंसा करता है सांगा के सैनिकों की, सांगा की सेना की प्रशंसा करता है कि वो इस तरह से युद्ध करते हैं, इस तरह से युद्ध करते हैं। तो एक तरह से जो बाबर की सेना है उसमें निराशा छा जाती है। और जो यहाँ पर युद्ध में हारे हुए थे, यहाँ के सांगा के मेवाड़ के जो सैनिक थे, इनकी युद्ध कला को देखकर वो भी आश्चर्य में पड़े हुए थे। निराश सैनिक सब निराश हो गए थे। उस समय एक ज्योतिषी ने घोषणा की थी। किसने? ज्योतिषी। एक ज्योतिषी ने बाबर की घोषणा कर दी कि बाबर युद्ध हारेगा। उसने बताया कि मंगल का तारा पश्चिम में है, यानी कि बाबर की स्थिति, सांगा की स्थिति पश्चिम की तरफ से थी और बाबर की स्थिति पूर्व की तरफ से थी। तो पश्चिम, मंगल का तारा पश्चिम में है, इसका मतलब कि जो पश्चिम से युद्ध करेगा उसका मंगल होगा, और जो पूर्व की तरफ से युद्ध करने जाएगा तो वह युद्ध हारेगा। तो इस तरह से ज्योतिषी ने भी घोषणा कर दी। तो चारों तरफ उसकी सेना में, बाबर की सेना में निराशा छा गई। तो यहाँ पर बाबर क्या करता है, अपनी सेना को मोटिवेट करता है, युद्ध के लिए तैयार करता है। तो वो क्या करता है बाबर की, एक तो वो क्या करता है कि उनके जो तमगा कर लगाया जाता था जो मुसलमानों के ऊपर, तो उसने कहा कि मैं तमगा कर समाप्त कर दूंगा अगर तुम युद्ध करते हो तो। उसकी सेना नहीं मानती। फिर वो क्या करता है कि शराब का सेवन करता था। तो उसने कहा कि आज से मैं कोई शराब नहीं पीऊंगा, और जो प्याले सुराइयाँ जो होती थी शराब की, तो गरीबों में बांट दी जाती है और बहुत सारी को तोड़ दिया जाता है। फिर भी उसके सैनिक तैयार नहीं होते। तो बाबर मोटिवेट करने के लिए कहता है कि जो इस धरती पर जन्म लेता है उसको एक ना एक दिन मरना होता है। इस तरह से बात बताता है कि कोई भी यहाँ पर जीवित नहीं रहता है, और हमको बदनाम होकर जिंदा रहने से अच्छा है कि हम युद्ध करके लड़ते हुए मारे जाए। और जब हम ऐसे ही मर जाएंगे तो हमारे साथ मरने के बाद में सिर्फ एक ही जिंदा रहेगा, और वो है खुदा। ईश्वर जो है वो जिंदा रहेगा, खुदा जिंदा रहेगा। और हम ऐसे ही मारे जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और अगर हम लड़ते हुए मारे गए तो गाजी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गाजी। तो ध्यान रखना है कि बाबर ने युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन से युद्ध के बाद? खानवा के युद्ध के बाद। तो इस युद्ध को जिहाद घोषित किया उसने। क्या घोषित किया? जिहाद। जिहाद का मतलब है कि धार्मिक युद्ध घोषित किया, हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तो जिहाद घोषित किया और अपनी सेना को तैयार किया। अब सेना युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती है। अब जो देखो, युद्ध हुआ मार्च 1527 में, मार्च 1527 ईस्वी में युद्ध होता है सांगा और बाबर के मध्य। यह तो हुआ था जो बयाना का युद्ध था, और यह था खानवा का युद्ध। तो इतिहास में खानवा के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध युद्ध हुआ, और इसका राजस्थान के इतिहास में बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि जो बयाना का युद्ध है इसमें सांगा के सैनिकों की विजय हुई थी, और खानवा के युद्ध के कुछ परिणाम निकले थे, उसको ही हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो, दोनों के बीच में युद्ध होता है तो युद्ध की परिस्थिति किस प्रकार से बनती है वो कारण हमने देखे। अब देखो क्या होता है कि एक नाम आता है सलहदी तंवर। सलहदी तंवर।
सलहदी तंवर को मध्यस्थता करने के लिए बुलाया, बाबर ने मध्यस्थता करने के लिए बुलाया और कहा कि मैं सांगा के साथ में एक संधि करना चाहता हूँ, समझौता करना चाहता हूँ। सलहदी तंवर को इस बारे में बताकर सांगा के पास में भेजता है। यहाँ पर सांगा सब सरदारों की मीटिंग लेता है, सब सरदारों की मीटिंग, लेकिन सरदार इस बात को नहीं मानते हैं संधि करने के बारे में। और जो सरदार है वो कहते हैं कि हमको संधि नहीं करनी चाहिए, हमने एक बार तो उसकी सेना को हरा दिया, अगली बार भी हम युद्ध करने आएगा तो हम हरा देंगे। इससे पहले सांगा भी कोई युद्ध में नहीं हारा था। तो सांगा जो था इसके नेतृत्व में सब जितने भी शासक थे सब तैयार हो जाते हैं, सभी सरदार तैयार हो जाते हैं और दोनों के बीच में जो प्रसिद्ध युद्ध है वो होता है खानवा का युद्ध। अब देखो यहाँ पर एक याद रखना है, श्यामल दास। कौन? श्यामल दास। श्यामल दास की प्रसिद्ध कृति है वीर विनोद। वीर विनोद में बताया है कि ये जो खानवा का युद्ध है ये दोनों के बीच में 16 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? 16 मार्च। अब इतिहासकार यहाँ पर 15 मार्च भी लिखते हैं, 17 मार्च भी लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि श्यामल दास की वीर विनोद के अनुसार ये युद्ध खानवा का 16 मार्च 1527 को। इतना तो अपने को याद ही रखना है कि मार्च 1527 में हुआ। कब हुआ? मार्च 1527 में। अब देखो इस युद्ध में बहुत ही वीरता के साथ में लड़े सांगा की तरफ से जो सरदार थे। और क्या हुआ कि सांगा जो हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, तो वहां पर हाथी के ऊपर बैठने पर क्या हुआ कि उसके सिर में एक तीर लगा और तीर लगने से सांगा हाथी से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने पर सांगा घायल होता है और उसके बाद में जो सरदार है वो मिलकर के रतन सिंह को कहते हैं कि रतन सिंह राज्य चिन्ह धारण करके हाथी के ऊपर बैठेगा और उसके नेतृत्व में हम युद्ध लड़ेंगे। लेकिन रतन सिंह यहाँ पर मना कर देता है कि मैं मेवाड़ का राज्य चिन्ह नहीं धारण कर सकता। तर्क देता है, कारण बताता है कि मेरे जो पूर्वज है वो मेवाड़ का राज्य पहले ही छोड़ चुके हैं, इसलिए मैं मेवाड़ का राज्य चिन्ह नहीं धारण करूंगा और जो भी मेवाड़ का राज्य चिन्ह धारण करेगा उसकी मैं प्राण रहने तक उसके साथ लड़ूंगा। तो ऐसा कहता है। तो उसके बाद में झाला अज्जा को राज चिन्ह धारण करके हाथी के ऊपर बिठाया जाता है और युद्ध जारी रहता है। तो वीरता के साथ में लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबर इस युद्ध में विजय होता है और उपाधि धारण करता है गाजी की। कौन सी? गाजी की उपाधि धारण करता है। अब देखो जो सांगा था, इस सांगा को जो घायल अवस्था में था तो इसको बसवा नाम के स्थान पर ले जाया गया सरदारों के द्वारा। कहां पर? बसवा। और यहाँ पर इसको होश आता है। किसको? सांगा को। होश आने पर बहुत क्रोधित होता है और वापस से बाबर से युद्ध लड़ने की बात कहता है। तो यहाँ पर इसके सरदार ये कहकर शांत करा देते हैं कि हम युद्ध में हार चुके हैं। तो यहाँ पर तो सांगा शांत हो जाता है। उसके बाद में सांगा की मृत्यु किस प्रकार से होती है तो वो भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये देखना है कि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सांगा की हार के क्या कारण थे, तो वो याद रखनी है अपने को। खानवा के युद्ध में सांगा की हार के कारण। ठीक है। अब देखो सांगा की हार की क्या क्या कारण थे, तो एक नंबर करके सबको पढ़ेंगे। इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा हमारे राजस्थान के इतिहासकार रहे हैं और वो सबसे पहला ही हार का कारण बताते हैं कि जो सांगा था इसने, जैसे कि बयाना का युद्ध फरवरी में हुआ और खानवा का मार्च में हुआ, तो सांगा ने क्या किया कि 1 महीने का मौका दे दिया बाबर को। तो यहां पर हम लिखेंगे कि बयाना विजय के तुरंत बाद युद्ध नहीं करके सांगा द्वारा बाबर को समय देना। समय देना मतलब कि तैयारी का समय देना, युद्ध की तैयारी का समय। तो यहाँ पर क्या कहते हैं हीराचंद ओझा कि सांगा ने क्या किया कि बयाना विजय के बाद में तुरंत युद्ध नहीं किया और उसके बीच में समय निकाल दिया 1 महीने का। 1 महीने के समय में बाबर ने क्या किया कि अगले युद्ध की तैयारी कर ली, जबकि इधर सांगा की तरफ से 1 महीने में कुछ भी नहीं किया गया था। ठीक है। अब देखो जो दूसरा जो कारण है हमारे हार का कारण, दूसरा कारण, तो जो मेवाड़ी सेना थी, मेवाड़ी सरदार या सैनिक परंपरागत
हथियारों से लड़ रहे थे जो बाबर की तोपों का मुकाबला नहीं कर सके। ध्यान रखना है कि के जो सैनिक थे, सांगा की सेना थी, तो उनके पास में परंपरागत हथियार थे। परंपरागत मतलब कि जो पहले से युद्ध करते आ रहे थे, तीर, कमान, भाले, तलवारें, इनसे युद्ध कर रहे थे। और बाबर के पास में क्या था? तोपखाना। तो तोपखाने का प्रयोग भारत में सबसे पहले बाबर ने ही किया था। तो इन तोपों का मुकाबला वो तीर, कमान, भाले नहीं कर सकते थे। ये भी हार का एक प्रमुख कारण माना जाता है। तीसरा जो कारण है, सांगा का हाथी पर सवार होना। हाथी पर सवार होना जिससे शत्रु को उस पर निशाना साधकर घायल करने का अवसर मिलना। तो याद रखेंगे कि सांगा जो था वो युद्ध में हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। अब हाथी के ऊपर तो बहुत ऊंचाई पर बैठा हुआ था, तो अगर दूर से भी देखा जाए तो हाथी के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति आसानी से दिख जाता है। तो हाथी पे सवार होकर सांगा ने बहुत बड़ी भूल की। अगर हाथी के ऊपर सवार नहीं होता तो सांगा को दूर से देखा नहीं जा सकता था, और उसको तीर लगाकर निशाना साध कर उसको घायल नहीं कर सकते थे शत्रु। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि सांगा का हाथी पर सवार होना भी इस युद्ध में हार का कारण माना जाता है। चौथा कारण अपने को लिखना है कि सांगा की सेना में एकता व तालमेल का अभाव। सांगा की सेना में एकता व तालमेल का अभाव। अब जो सांगा के सैनिक थे, अब देखते हैं हम, तो विभिन्न सरदारों के नेतृत्व में इकट्ठे हुए थे, विभिन्न शासकों के नेतृत्व में इकट्ठे हुए थे। इनमें परस्पर आपसी शत्रुता भी थी, बहुत सारे आपसी झगड़े वाले शासक भी थे। लेकिन ये सांगा के कहने पर पाती प्रवन प्रथा के अंतर्गत यहाँ पर इकट्ठे हुए थे सांगा के पास में। तो इनमें आपसी शत्रुता थी और तालमेल का अभाव था, इसलिए कोई अच्छा नेतृत्वकर्ता भी नहीं मिल पाया। इसी कारण ये कहा जा सकता है कि ये भी एक हार का प्रमुख कारण था। अब तीसरी क्या, पांचवा कारण जो हम ये परीक्षा में लिखेंगे, पांचवा कारण बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। सांगा की हस्ती सेना पर बाबर की अश्व सेना की गतिशीलता। अब देखा होगा कि हाथी जो होता है वो हाथी तो धीरे धीरे ही चलता है, लेकिन जो घुड़ सेना होती है, घोड़ा होता है, वो तेज गति से चलता है। यानी कि गतिशीलता इनकी ज्यादा थी बाबर की सेना की। और जो सांगा की सेना थी, तो अधिकतर जो शासक सरदार थे वो हाथियों के ऊपर सवार थे, तो हाथी धीरे चलते। और यहाँ पर एक और ये चीज हुई कि जो हाथी थे वो तोपों से डर गए। किससे? क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी युद्ध क्षेत्र में तोपें नहीं देखी थी, तोपों की आवाजें नहीं सुनी थी। तो तोपों से विचलित हुए और पीछे भागने लगे। पीछे भागने पर हाथियों ने क्या किया कि सांगा की सेना को ही नुकसान पहुंचाया। तो ये हार के कारण माने जाते हैं। अब देखो इसके परिणाम क्या निकले युद्ध के, तो बिल्कुल ये सब स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो इसके हार के क्या परिणाम निकले। तो 3 ही परिणाम मुख्य रूप से निकले हैं, और वो 3 ही याद रखने हैं। खानवा की हार के परिणाम। खानवा युद्ध में सांगा की हार के परिणाम। किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या परिणाम निकले, और यहां से ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। परिणाम से सिर्फ 2 नंबर का प्रश्न ही पूछ सकते हैं, क्योंकि 3 ही परिणाम निकले। नंबर 1, राजपूतों की शक्ति समाप्त। राजपूतों की शक्ति समाप्त हो गई। ठीक, अब दूसरा जो परिणाम निकला, मेवाड़ की प्रतिष्ठा में कमी।
और जो तीसरा कारण निकला, भारत में स्थायी रूप से मुगल साम्राज्य या मुगल वंश की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो ये याद रखेंगे। खानवा के युद्ध के 3 परिणाम निकलते हैं कि राजपूतों की जो सर्वोच्च थी शक्ति उत्तर भारत में, तो राजपूतों की शक्ति में कमी आ गई, शक्ति समाप्त हो गई। दूसरा कारण मेवाड़ की प्रतिष्ठा, यानी कि मेवाड़ राजस्थान में भी हम देखें तो मेवाड़ की जो प्रतिष्ठा थी वो चारों तरफ फैली हुई थी, तो मेवाड़ की प्रतिष्ठा में भी कमी आ गई और भारत में स्थायी रूप से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई, यानी कि बाबर यहाँ पर स्थायी रूप से यहीं पर शासक बन के रह गया। अब आगे का जो प्रश्न बनता है हमारे कि सांगा का अंतिम समय कहां पर निकला। तो अंतिम समय में क्या हुआ कि ये खानवा का युद्ध तो 1527 में हुआ, लेकिन इस खानवा के युद्ध में मेदिनी राय ने भी सांगा का साथ दिया था। तो बाबर ने क्या किया कि 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध किया मेदिनी राय के साथ। चंदेरी में युद्ध करने के लिए जा ही रहा था कि सांगा को पता चला कि जो बाबर है वो मेदिनी राय से युद्ध करने के लिए जा रहा है। तो सांगा ने भी अपने सरदारों को तैयार करके मेदिनी राय की सहायता के लिए चलने का निश्चय किया। अब सांगा अपने सरदारों को लेकर के निकलता है चंदेरी के मेदिनी राय की सहायता के लिए, लेकिन जो सरदार है वो सरदार क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि सांगा वैसे भी अंग विक्षत है, यानी कि उसका एक हाथ कटा हुआ है, आंख टूटी हुई है, लंगड़ा है पैर में, उसके लगभग शरीर पर 80 घाव बने हुए थे जब मृत्यु हुई उस समय। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा एक सैनिक का भग्नावशेष, क्या कहा है, एक सैनिक का भग्नावशेष सांगा को कहा है। उसके लगभग 80 से ज्यादा, छोटे बड़े सब मिलाकर 80 से ज्यादा घाव थे। तो ये सांगा ऐसी स्थिति में हमको युद्ध करने के लिए ले जा रहा है। अब हमको लगता है, यानी कि उन सरदारों को लगता है कि हम इस युद्ध में भी जीते ही नहीं, पहले भी ये घायल हो गया था युद्ध में और अब भी ये तो मरेगा, साथ में हमको भी मरवा देगा। तो सरदारों ने क्या किया कि सांगा को विष दे दिया, विष यानी कि जहर खिला दिया खाने के साथ में। अब जैसे ही ये आगे चलते हैं तो कालपी नामक स्थान पर पहुंचकर विष का असर होता है और विष से सांगा की मृत्यु हो जाती है। अब यहां पर याद रखना, मृत्यु के बाद में क्या किया जाता है, अंतिम संस्कार। तो सांगा का अंतिम संस्कार कहां किया गया, अंतिम संस्कार किया गया मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहा, मांडलगढ़ में किया गया। मांडलगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर सांगा हो जाता है समाप्त। अब देखो यहाँ से अगला जो प्रश्न बनता है वो बनता है सांगा का मूल्यांकन कीजिए। तो सांगा का मूल्यांकन कीजिए ऐसा प्रश्न आता है और लगभग 4 नंबर से और बड़ा भी आ सकता है, लेकिन 4 नंबर का मानकर चलिए। ऐसा प्रश्न है कि सांगा का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर अपने को लिखना है कि सांगा एक उदार व्यक्ति था, वीर था, साहसी और बुद्धिमान शासक था। क्योंकि इन सब के पीछे हम तर्क दे सकते हैं कि बता सकते हैं, हम परीक्षा में लिख सकते हैं आसानी से कि सांगा ने जो मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी द्वितीय, उसको बंदी बनाने के पश्चात उसको आधा राज्य देकर वापस छोड़ देना उसकी उदारता को प्रकट करता है। और हम देखें तो सांगा के साथ में जो राजस्थान के आसपास के विभिन्न जगहों से जो अलग अलग शासक थे वो इसके साथ में एकत्रित हुए थे। तो सांगा एक हम कह सकते हैं हिंदूवादी शासक था। इसकी उपाधि को अपने याद रखना है, हिंदूपत। क्या याद रखना है, हिंदूपत। हिंदूपत किसे कहा जाता है, पूछा जाता है कई बार। तो हिंदूपत महाराणा सांगा को कहा जाता है। तो इस तरह से हम लिखेंगे सांगा के शरीर पर 80 घाव हो गए थे, उसके बाद भी वह युद्ध के लिए तैयार था। ऐसा कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि वह एक सैनिक का भग्नावशेष था। क्या कहा है टोड ने, कि वह एक सैनिक का भग्नावशेष। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है और याद रखनी है। स्वयं बाबर कहता है, कौन कहता है, बाबर। और तुजु के बाबरी में कहता है, किसमें, तुजु के बाबरी में सांगा के बारे में कहता है कि सांगा अपनी तलवार के दम पर इतना बड़ा हो गया था कि उसको युद्ध करके हराना आवश्यक हो गया था। इसके अलावा वो लिखता है साथ में कि इसके पास 10 करोड़ की आय का क्षेत्र था। 10 करोड़ की आय का क्षेत्र था। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि सांगा के बारे में स्वयं तुजु के बाबरी में बाबर ने लिखा है कि सांगा के पास में 10 करोड़ की आय का क्षेत्र था। इसके अलावा और जो लिखा है बाबर ने सांगा के बारे में कि उसके साथ में जो सरदार रहते थे उनके बारे में कि 7 राजा 9 राव और 104 सरदार सांगा के साथ में थे।
और इसके अलावा इसके सैनिकों की संख्या जो थी, सैनिकों की जो संख्या थी वो 1 लाख से अधिक थी। कितने? 1 लाख से अधिक सैनिक थे सांगा के पास में। इसके अलावा इसकी और जो अच्छी बात है वो है कि एक बार सांगा ने अपने सरदारों को कहा है कि जिस प्रकार से एक मूर्ति पूजने योग्य नहीं होती, उसी प्रकार से मैं एक अंग विहीन व्यक्ति मेवाड़ का शासक बनने के योग्य नहीं हूँ। अंग विहीन का मतलब ये है कि उसके हाथ और पैर भी लंगड़ा था और आंख नहीं थी। तो यहाँ पर सरदार ये कहते हैं कि जो युद्ध में अंग विहीन होता है, जिसके युद्ध में घाव लगते हैं, तो उसका और भी गौरव बढ़ जाता है। तो ये सांगा की और अच्छी बात है। हरिदास चारण जो मोहम्मद खिलजी को पकड़ के लाया था मेवाड़, उसको सांगा क्या करता है कि चित्तौड़ का पूरा राज्य दे देता है, लेकिन हरिदास चारण देखो 12 गांव ही प्राप्त करके संतुष्ट हो जाता है कि मैं पूरे चित्तौड़ का राज्य नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये जो सांगा की थी अच्छी अच्छी बातें, आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो इसको लाइक कर देना और अपने जो मित्र हैं उनको शेयर कर देना। धन्यवाद।